हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हम लोग को बताना है कि धारा सुग्राहिता है क्या, इसे क्या समझते हैं वो बताना है। तो धारा सुग्राहिता एक माइक्रो एम्पियर की धारा द्वारा 1 मीटर दूरी तक स्थित स्केल पर उत्पन्न मिलीमीटर यानी एमएल मिलीमीटर में जितना विक्षेप होता है उसे सुग्राहिता कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो धारा सुग्राहिता है क्या, मतलब 1 माइक्रो एम्पियर की जो धारा होती है और उसके द्वारा 1 मीटर दूरी तक 1 मीटर की दूरी पर स्थित स्केल पर उत्पन्न मिलीमीटर में जितना विक्षेप होता है उसे धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो ये तो पता चल गया कि धारा सुग्राहिता है क्या। अब इसमें जो जानने वाला चीज़ है वो जानते हैं, इसे डिवीजन या फिर एम्पियर से मापा जाता है। इसे डिवीजन या फिर एम्पियर से मापा जाता है। एम्पियर को यही लिखते हैं शॉर्ट में। इसे डिवीजन और एम्पियर से मापा जाता है और इसकी जो मात्रक हो जाएगी वो हो जाएगी हम लोग का डिग्री, हो जाएगा हम लोग का एम्पियर, ये हो जाएगा इसका मात्रक। तो धारा जो सुग्राहिता है वो 1 माइक्रो एम्पियर की धारा द्वारा 1 मीटर दूरी स्थित स्केल पर उत्पन्न कितना है, मिलीमीटर है, मिलीमीटर जितना विक्षेप होता है तो उसे सुग्राहिता कहते हैं। और सुग्राहिता को डिवीजन या फिर एम्पियर से मापा जाता है और सुग्राहिता को जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा डिग्री या फिर एम्पियर। ये सब क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करेंगे, तो इसे ध्यान में रखते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, गैल्वेनोमापी को आम मापी से कैसे बदला जाता है। इसमें बोला गया गैल्वेनोमापी को आम मापी में कैसे बदला जाता है। तो गैल्वेनोमापी है क्या वो पहले पता करते हैं। तो गैल्वेनो जो मीटर मापी है उसको धारा मापी भी कहा जाता है। ये धारा मापी भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि गैल्वेनोमापी और धारा मापी एक ही है, बस नाम चेंज है, तो इसे धारा मापी भी बोला जा सकता है। अब आगे देखते हैं, यह एक प्रकार का आमीटर है। ये जो गैल्वेनोमापी है वो एक तरह का आमीटर है। गैल्वेनोमापी के समानांतर क्रम यानी समान क्रम में बहुत कम प्रतिरोध के एक मोटे तार को, मतलब इसमें बोला गया कि जो गैल्वेनोमापी है वो समानांतर क्रम में, मतलब समान क्रम में बहुत कम प्रतिरोध के एक मोटे तार को शंट के रूप में जोड़कर आम मापी के रूप में व्यवहार किया जा सकता है। एक समान कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये एक समान तार है, 1 मीटर, ये एक समान तार है और ये जो है समानांतर क्रम बहुत कम प्रतिरोध पर एक मोटा तार शंट के रूप में जोड़ा जाता है। ये एक समानांतर क्रम में है और एक मोटा सा तार मतलब जोड़ा जाता है, इतना मोटा तार जोड़ा जाता है शंट के रूप में, किसमें, आम मापी के रूप में व्यवहार किया जा सकता है जोड़ करके। फिर एक मानक यंत्र से मिलाकर गैल्वेनोमापी के स्केल को एम्पियर में आंशिक कर लिया जाता है, तब जाके गैल्वेनोमापी जो है वह आम मापी में बदल जाता है। ये तो हम लोग का इस क्वेश्चन का पता चल गया। तो पहले हम लोग को पता चला कि गैल्वेनोमापी है क्या। गैल्वेनोमापी को हम लोग धारा मापी भी बोलते हैं और यह जो है एक प्रकार का आमीटर है और इसका जो उपयोग होता है वह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब किसी धारा में जो मतलब किसी परिपथ में मान लीजिए कोई परिपथ है, किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति, मतलब धारा है कि नहीं है, उसकी उपस्थिति का पता करने के लिए गैल्वेनोमापी का उपयोग किया जाता है। अब आगे है, इस पर एम्पियर, वोल्ट या फिर ओम का
निशान नहीं लगाया जाता। ये जो गैल्वेनोमापी है इस पर ना ही एम्पियर का या फिर वोल्ट का या फिर ओम का, इन तीनों का निशान नहीं लगाया जाता है। ये जो है विक्षेपण धारा से उत्पन्न बलों से प्राप्त एक यांत्रिक आवर्तन है। आमीटर का उपयोग धारा की मात्रा को मापने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे बोल सकते हैं आमीटर, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि आमीटर का उपयोग कहाँ होता है, तो आमीटर का उपयोग धारा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। तो गैल्वेनोमापी जो है वह धारा मापी है, और इसी मतलब गैल्वेनोमापी को ही धारा मापी कहा जाता है। और ये जो गैल्वेनोमापी है ये एक तरह का आमीटर है, और ये जो इसका आमीटर का उपयोग धारा की उपस्थिति को पता करने के लिए किया जाता है। किसमें? धारा की उपस्थिति, परिपथ में धारा की उपस्थिति को मतलब जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो गैल्वेनोमापी है या फिर धारा मापी, ये दो प्रकार के होते हैं, एक चल चुंबक धारा मापी और दूसरा चल कुंडली धारा मापी। और ये जो है चल चुंबक धारा मापी और चल कुंडली धारा मापी, इनके बारे में पढ़ा जाता है। चल कुंडली है और ये दो जो है वह गैल्वेनोमीटर के प्रकार है या फिर धारा मापी के प्रकार है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था गैल्वेनोमापी को आम मापी में कैसे बदले। तो गैल्वेनोमापी को आम मापी में बदलने के लिए सबसे पहले जो है समानांतर क्रम में बहुत कम प्रतिरोध के एक मोटे तार को किससे जोड़ा जाता है? शंट के रूप में जोड़कर आम मापी के रूप में व्यवहार किया जाता है। मतलब एक मोटे तार को तो शंट के रूप में जोड़ा जाता है, लेकिन व्यवहार कैसे किया जाता है? आम मापी के रूप में। फिर एक मानक यंत्र में से मिलाकर गैल्वेनोमापी की स्केल को एम्पियर में अंशांकित कर लिया जाता है, तब जाके ये जो गैल्वेनोमापी है ये आम मापी में बदल जाता है। तो ये हो चुका है हम लोग का। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है एम्पियर का परिपथीय नियम को लिखे। तो एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या, वो पता करना है हम लोग को। तो एम्पियर का जो ये हो जाएगा और परिपथीय नियम जो है वह है इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, मतलब किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, समाकलन ऐसा वाला, ये जो है उस पथ से गुजरने वाले धारा और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो जाएगा एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इससे जो प्राप्त हो जाएगा हम लोग के पास समीकरण, तो वो हो जाएगा समाकलन बी सदिश नॉट और आई, ये आ जाएगा हम लोग के पास समीकरण। तो ये जो है क्वेश्चन है एम्पियर की परिपथीय नियम। तो ये जो परिपथीय नियम है इसके अनुसार किसी बंद परिपथ के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है उस परिपथ से गुजरने वाली धारा और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका जो समीकरण प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा समाकलन बी सदिश डॉट डी एल सदिश बराबर म्यू नॉट आई। तो जो म्यू नॉट है वो हो जाएगा वायु अथवा निर्वात की चुंबकीयशीलता, और आई जो है वो करंट है, और ये जो है समाकलन बी सदिश डॉट डी एल ये वाला, ये जो हो जाएगा बंद परिपथ के चारों ओर बी की रेखा समाकलन, ये जो हो जाएगा हम लोग का। और इसका मतलब हो जाएगा वायु अथवा निर्वात की चुंबकीयशीलता, और आई मतलब हो जाएगा करंट। तो ये हो जाएगा हम लोग का एम्पियर के परिपथीय नियम का समीकरण। और इसका जो मान हो जाएगा, एक मिनट, इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। कहीं कहीं -7 दिया होता है, कहीं कहीं -15 रहता है, तो वो ऑप्शन पे निर्भर करता है। आप -7 लेकर के चल सकते हैं, ये कंफर्म है, लेकिन -15 कहीं कहीं क्यों दिया जाता है, हो सकता है किसी के गलती के कारण, तो आप इसे ही लेकर के चलेंगे। तो ये हो जाएगा, और न्यूटन एम्पियर स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोग का किसका इसका मान हो जाएगा एम्पियर का परिपथीय मान। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन बाय एम्पियर स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का मान। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन वो है, ये जो नियम का प्रतिपादन किया है वो 1826 में किसने किया है? आंद्रे मैरी एम्पियर ने किया था। तो ये याद रखिएगा 1826 ईस्वी में ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो जो है आंद्रे मैरी एम्पियर द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो ये हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था एम्पियर परिपथीय नियम। तो ये जो है वो किसी बंद परिपथ,
ये जो है किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ से गुजरने वाली धारा और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। और इसका जो मान हो जाएगा 4 पाई इंटू हो जाएगा 10⁻⁷ और न्यूटन बाय एम्पियर स्क्वायर, ये हो जाएगा मान। और इसकी जो ये हो जाएगी समीकरण जो हो जाएगी वो हो जाएगी समाकलन बी सदिश डॉट डी एल सदिश इक्वल में हो जाएगा म्यू नॉट आई, जहाँ पे बी सदिश डॉट डी एल सदिश ये जो है वह बंद पथ के चारों ओर बी की रेखा समाकलन है, जबकि जो ये जो म्यू नॉट है ये हो जाएगा वायु अथवा निर्वात की चुंबकीयशीलता और आई जो हो जाएगा वो करंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गैल्वेनोमापी को वोल्ट मापी में बदला जाता है। तो गैल्वेनोमापी मतलब धारा मापी। अब यहाँ पे है वोल्ट मापी, तो वोल्ट मापी भी एक तरह का धारा मापी है। तो गैल्वेनोमापी जो है वो एक तरह का आममीटर है और वोल्ट मापी जो है एक तरह का धारा मापी है। तो इन दोनों में बदलना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मापी में बदलना है। तो आइए देखते हैं। तो गैल्वेनोमापी को श्रेणी क्रम में बाह्य रूप में उपयुक्त उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्ट मापी के रूप में व्यवहार किया जाता है। फिर एक मानक यंत्र से मिलाकर गैल्वेनोमापी के स्केल को वोल्ट में अंशांकित कर लिया जाता है, तब जाके ये वोल्ट गैल्वेनोमापी जो है वह वोल्ट मापी में बदल जाती है। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में मतलब बदलने के लिए कुंडली के श्रेणी क्रम में ये जो कुंडली होती है कुंडली जो होती है उसकी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वाले तार को जोड़ करके या फिर लगा देने पर ये जो मतलब गैल्वेनोमीटर है ये जो बदल जाते हैं किस में, वोल्ट मापी में। जबकि वोल्ट मीटर में जो परिपथ होती है वो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन जो ये जो गैल्वेनोमापी है इसमें जो ये जो मतलब परिपथ जोड़ा जाता है वो उच्च श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसलिए जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जाता है तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगर ये समानांतर क्रम में लगाया जाता तो गैल्वेनोमीटर बदलता ही नहीं, ये वोल्ट मापी में कभी नहीं बदलता क्योंकि वोल्ट मापी जो है यानी वोल्ट मीटर जो है वो परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था गैल्वेनोमापी को वोल्ट मापी में बदला जाता है। तो जो गैल्वेनोमापी है वो एक तरह का आममीटर है और ये जो वोल्ट मापी है वो एक तरह का धारा मापी है। तो गैल्वेनोमीटर और धारा मापी एक ही हुआ, तो वोल्ट मीटर भी तो धारा मापी में आया, तो ये भी एक ही जैसा मान सकते हैं। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर को जब जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन ये जो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है वह समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एकदम समान। तो इसमें इसीलिए जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जाता है तब गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उच्च प्रतिरोध वाले तार से जोड़ा जाता है, ताकि उसका जो व्यवहार हो वो वोल्ट मापी के रूप में आ जाए और वो चेंज हो जाए। तो ये हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबकीय द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में पता करते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो चुंबकीय जो द्विध्रुव होते हैं वह एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित बराबर परिमाण के विपरीत ध्रुवों के संयोग को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसमें बोला गया है, एक बार और पढ़ते हैं। इसमें चुंबकीय द्विध्रुव बोला गया है एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, मतलब मान लीजिए एक यहाँ पर है कोई चीज़ और या फिर कोई बिंदु मान ले तो दूसरा एकदम सामने ही होगा, बहुत कम दूरी पर स्थित बराबर परिमाण वाले, मतलब ये दो है तो ये दो है, मतलब इनका परिमाण जो है वो सेम होगा। और विपरीत ध्रुवों के संयोग को, विपरीत ध्रुव मतलब अलग अलग जो ध्रुव होते हैं उसके संयोग को क्या बोलते हैं, चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं। और ये जो ध्रुव होते हैं वह छोटे अल्प क्षर चुंबक को भी चुंबकीय ध्रुव कहा जा सकता है, मतलब सबसे जो छोटा चुंबक हो जाएगा अल्प उसको भी चुंबकीय ध्रुव कहा जा सकता है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये सब एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करेगा आप लोग को।
मीटर स्क्वायर। और ये जो है वह एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब यह होता है, मतलब भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित हो, यानी दोनों निश्चित हो, मतलब इतना मात्रा होगा ही। ये नहीं कि डिफरेंस है, जिसका परिणाम होता है वो सिर्फ अदिश राशि है। लेकिन सदिश राशि वह है जिसका मात्रा भी निहित हो, दिशा भी निहित हो, ये दोनों निहित होता है, उसे हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा बल हो जाएगा, ये सब तो उतना डीपली नहीं जाना है। फिर भी चुंबकीय द्विध्रुव का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यह जो है वह एक तरह का सदिश राशि है। तो सदिश राशि किसे बोलते हैं वो मैंने बता दिया है आप लोग को। सदिश राशि मतलब जिसका मात्रा और दिशा निहित हो। और बाकी जो है चुंबकीय द्विध्रुव क्या है वो आप लोग को पता चल गया है। एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर जो स्थित बराबर परिणाम होते हैं वो विपरीत ध्रुवों के संयोग को, वो जो विपरीत ध्रुवों के जो संयोग होते हैं उसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। या फिर शॉर्टली बोलना चाहे तो अल्प या फिर छोटे क्षर चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव कहा जा सकता है। और इसका मात्रक यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यह जो है वह एक तरह का सदिश राशि है। तो चुंबकीय द्विध्रुव से क्या समझते हैं वो हम लोग को पता चल गया। और इन सब में से आप लोग को एमसीक्यूज भी सॉल्व करने में मदद करेगा। और आपको 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी में बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में पूरा लिखना है, क्या समझते हैं 5 नंबर में डाल दिया तो आपको उसमें मात्रक लिखना होगा, ये कौन सी राशि है वो लिखना होगा पूरा एक्सप्लेन करके। तो यही सब है, बस अंतर इतना है कि किसी में शॉर्ट करके लिखना होता है, किसी में लॉन्ग करके लिखना होता है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में रेखीय चुंबकीय क्षेत्र का महत्व बताना है। तो चल चुंबकीय मतलब धारामापी या फिर गैल्वेनोमीटर के प्रकार है। तो गैल्वेनोमीटर के 2 प्रकार होते हैं, एक चल कुंडली और दूसरा हो जाएगा हम लोग का चल चुंबक और चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ये जो 2 होते हैं ये धारामापी या फिर बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर के प्रकार होते हैं। तो उसी प्रकार में से एक आ गया है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में रेखीय चुंबक का महत्व बताना है। इसमें जो रेखीय चुंबक है उसका क्या महत्व है, तो आइए देखते हैं। तो ये जो है विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन उत्तर की ओर यानी उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अवक्षेपित रहेगी। यदि चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल दक्षिण की ओर हो तो इसमें बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तर क्षेत्र की ओर हो जाती है, उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अवक्षेपित रहेगा कब, यदि चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल दक्षिण दिशा में हो तो। चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल दक्षिण दिशा की ओर तो हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पश्चिम से पूरब की ओर गतिशील है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वह किधर है, पश्चिम और पूरब की ओर गतिशील है, यानी वो कार्य करता है, गति करता है। अतः फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र उदर्ग रूप में नीचे की ओर आरोपित होना चाहिए। तब ये जो हो जाएगा रेखीय चुंबकीय क्षेत्र का महत्व हो जाएगा किसमें, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का पहले थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। बाकी इस क्वेश्चन का तो हल हो चुका है, थोड़ा डीपली चलते हैं। तो ये जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है इसकी जो रचना होती है वह तांबे के पतले तार, जैसे आप लोगों ने तार के अंदर देखा होगा उसमें जो गोल्डन कलर का जो तार सब होता है वो सब मतलब बोल सकते हैं पीतल वोतल का बना रहता है। तो अगर मान ले कोई सिंपली तार को ले तो उसमें पतले तार से लिपटी एक कुंडली होती है। मान लीजिए ये मान ले तार है, ये मान लेते हम लोग एक तार है और इसके अंदर बोला गया है मतलब ये जो है बोलते हैं कि पतले तार से लिपटी हुई एक कुंडली होती है। तो मान लीजिए ये पतला तार सा है जो लिपटा हुआ है किससे, तांबे से। तो ये जो कुंडली है वो एक शक्तिशाली चुंबक के बीच रखी जाती है। ये जो कुंडली होती है वह शक्तिशाली मतलब चुंबकों के बीच में रखी जाती है, तब जाके चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का निर्माण होता है। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का निर्माण कैसा होता है वो भी पता चल गया और इस क्वेश्चन का भी हल हो चुका है। तो थोड़ा डीपली चले गए हैं तो चलता है, उतना उतना नॉलेज होना चाहिए हम लोग के पास। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। इस सेशन में हम लोग 7 ही क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसमें डिफरेंस बताना है विद्युत चुंबकीय चुंबक और अस्थाई चुंबक के बीच में। तो पहले जानते हैं कि विद्युत चुंबक है क्या और अस्थाई चुंबक है क्या, तभी हम लोग को अंतर करने में आसानी होगी। तो जो विद्युत चुंबक है वह जो है विद्युत तार के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है वह जो हो जाएगा विद्युत चुंबक हो जाएगा। मतलब विद्युत तार के जो प्रभाव होते हैं, मान लीजिए यह एक तरह का तार है, तो इसके जो प्रभाव होते हैं लोहे के चुंबकत्व उत्पन्न करता है। और इसको मान ले कि ये लोहा है तो उस पर चुंबकत्व उत्पन्न होता है, वो हो जाएगा हम लोग का विद्युत चुंबक। और अस्थाई चुंबक हो जाएगा, मतलब जो चुंबक जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं, स्थिर होते हैं। इसे बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? स्टील का, कोबाल्ट का, बहुत सारे धातु की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब को मिला करके जो चुंबक बनाया जाता है, मतलब जो चुंबक बनाया जाता है, मतलब किसको मिला करके? स्टील, कोबाल्ट, ये सब धातुओं को मिला करके जो चुंबक बनाया जाता है, ये जो चुंबक है मतलब इसकी चुंबकत्व जो होती है वो शक्ति जो होती है वो जल्दी नष्ट नहीं होती है। मान लीजिए मतलब कोबाल्ट और स्टील सब के मिला करके धातु के मतलब एक चुंबक बनाया जाए। मान लीजिए ये एक चुंबक है, या फिर गोल शेप में बना ले कि ये चुंबक है, तो ये तो चुंबक बन गया ये सबको मिला करके। और ये जो चुंबक बनकर तैयार हुआ है, इसकी जो शक्ति होती है वो जल्दी नष्ट नहीं होती है, मतलब खराब इसकी शक्ति नहीं होती है। और इसीलिए इसको हम लोग अस्थाई चुंबक बोल जाते हैं। मतलब अत्यधिक समय तक ये अस्थाई रहता है, नष्ट नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई चुंबक, जो स्थिर होते हैं। तो हम लोग को पता चल गया विद्युत चुंबक है क्या, अस्थाई चुंबक है क्या। तो अब हम लोग को डिफरेंट करने में आसानी होगी। तो हम लोग सिर्फ इसमें 2 ही करेंगे, क्योंकि 2 नंबर वाले इसमें 2 अंतर बोला गया है। तो विद्युत चुंबक इसमें जो होती है यह अस्थाई प्रकृति का होता है, अस्थाई प्रकृति का होता है। मतलब ये जो है प्राकृतिक में अस्थाई होता है, लेकिन जो अस्थाई चुंबक है ये प्राकृतिक में अस्थाई होते हैं। अस्थाई मतलब स्थिर, और अस्थाई मतलब वो स्थिर डगमगा गया वैसा टाइप का। तो एक हो चुका है। दूसरा देखते हैं, इसकी जो चुंबकीय दिशा होती है वो परिवर्तित हो सकती है, लेकिन जो अस्थाई चुंबक होती है इसकी चुंबकीय दिशा परिवर्तित नहीं हो सकती है। मतलब एक बार जो दिशा तय हो चुका है वो ही रहेगा, मतलब स्थिर नहीं होगी। लेकिन जो विद्युत चुंबक वाले होते हैं ये परिवर्तित हो सकते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को जैसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि ये सेशन आप सबको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।